हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। फिजिक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीएल सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जिससे कि उसकी फिजिक्स का बेस मजबूत हो और वो आने वाले अपने कॉम्पिटिशन्स को बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सके। 10th से जब 11th में बच्चा फिजिक्स सब्जेक्ट यानी साइंस सब्जेक्ट लेता है तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कई कंपलसरी सब्जेक्ट्स उसको लेने पड़ते हैं। और उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट जो होता है उसको किस पॉलिसी से स्टूडेंट पढ़े, किस सिस्टम से पढ़े कि उसका बेस मजबूत हो, साथ साथ उसकी फिजिक्स स्ट्रांग हो और नीट, आईआईटी जैसे कंपटीशंस में वो बहुत अच्छी तरह से अच्छी रैंक से अपने टारगेट को अचीव कर सके, 12th बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वो अच्छे मार्क्स लेके आ सके। ये ध्यान रखना चाहिए एक साइंस स्टूडेंट को कि उसकी 11th क्लास बेसिक क्लास होती है साइंस की, इसीलिए 11th क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करता है तो उसकी आगे वाली क्लासें जो है उसके लिए आसान हो जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक साइंस स्टूडेंट को फिजिक्स सब्जेक्ट को किस सिस्टम से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं और हमारे मुख्य कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो है, आपको सबसे पहले आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए। यानी अगर आपके पास एक ज़बरदस्त टारगेट है तो फिर आप उसे पूरा करने के लिए जी जान कोशिश करेंगे। आपको एक वे मिल जाएगा कि हमें किस रास्ते के अंदर हमारा काम करना चाहिए। क्योंकि जैसे फिजिक्स में वेक्टर फॉर्म होता है, आप जानते हैं कि जो वेक्टर फॉर्म क्वांटिटी होती है उसमें यूनिट होती हैं, क्वांटिटी होती हैं और उसमें डायरेक्शन होती हैं। और जब कोई चीज़ में डायरेक्शन होती है तब हमें काम करने में ज़्यादा सुविधा होती है। तो आपके लाइफ का एक अपना एक डायरेक्शन मेंटेन होना चाहिए, आपको एक गोल दिखना चाहिए कि मुझे किसके लिए काम करना है। जैसे किसी बच्चे का नीट का टारगेट होता है, किसी का आईआईटी का टारगेट होता है, या फिर कई अलग अलग एयरफोर्स, नेवी, पायलट, एनडीए, आर्मी, ये अपने टारगेट सेट होते हैं और उन टारगेट के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, अपनी क्लास 11th से ही प्रिपरेशन शुरू कर देता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उनको स्टार्ट से ही अपना टाइम दे देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी से ही, जब आप क्लास 11th से हैं या आप 12th में भी चले गए हैं तो भी अभी आपके पास समय है। आप एक सिस्टम को फॉलो करिए और विदाउट सिस्टम आपको पता है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फिजिक्स में आपको क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी फिजिक्स मजबूत हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो जो है मिलते रहें। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे कि हमारे पास एक टारगेट हो। जब आपके पास एक टारगेट होगा तो आपको मैं बताऊं कि आप उस टारगेट के पीछे भागेंगे। वो टारगेट आपको सोने नहीं देगा और वो टारगेट आपको सुबह जल्दी उठाएगा। पर किसी बच्चे का, जैसे मान लीजिए कोई टारगेट है, किसी बच्चे का कोई टारगेट है, तो हम लोग यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। भाई, आपने जैसे साइंस लिया है, अब साइंस में आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपके पास केमिस्ट्री और आपके पास मैथ, बायो। सब और कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो सब सब्जेक्ट अपने आप में पावरफुल हैं, अपनी जगह सब सब्जेक्ट अपनी इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई टीचर्स आपको केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसी तरह से मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट को आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि आपके पास एक बढ़िया गोल हो। और जब आपके पास एक फिक्स गोल हो
टारगेट हो तो आप उस टारगेट के अंदर आपको किस प्रकार के सिलेबस पर फोकस रखना चाहिए, किस प्रकार के आपको टॉपिकों से आपको गुजरना चाहिए, आपको किस तरह से स्टार्ट से पढ़ाई करनी चाहिए, वो आपको पहले ही संभल जाना चाहिए। बहुत से बच्चे 12th करने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब हम क्या करें, क्या हमारा क्या टारगेट हो। तो वो फिर वो क्या होता है कि उन्होंने 2 साल जो है, हाँ ऐसा नहीं है कि आप टारगेट के चक्कर में अपनी बोर्ड एग्जाम्स की मार्क्स को ले बैठो, नहीं, आप ये सोच के चलिए कि हमारे पास आगे का टारगेट हमारे पास ये है, उससे पहले हमें बोर्ड एग्जाम्स को भी अच्छी तरह से फाइट करना है, क्योंकि सिलेबस तो यही 11th और 12th का आपके आगे के कंपटीशन एग्जाम में आना है। तो आप लोग सबसे पहले तो एक अच्छा टारगेट सेट करिए, गोल सेट करिए, एम सेट करिए, और आपको एकदम ऐसे वही जो आपका टारगेट है वही आपको दिखना चाहिए, बाकी की कोई चीज़ें जो है, क्योंकि विदाउट आप टारगेट रहोगे तो आपके मन में हजारों चीज़ें आएगी कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस तरह से जाना चाहिए, फिर आप अलग अलग फील्ड के अंदर अपने हाथ यूज करोगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो कंसंट्रेसी है, आपका जो एनर्जी है, वो एनर्जी एक जगह नहीं लगेगा। और जब आपको पता है कि एनर्जी बढ़ जाती है तो चाहे आपके पास कितने भी आप ऊर्जावान हो, आप अच्छा नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले एक अपने बढ़िया टारगेट के ऊपर वर्क करना चाहिए, और जब आपका टारगेट होगा तो हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब आप पहले टारगेट चूज कर लेते हैं, फिर आपको रहता है कि भाई अब हमें पढ़ना है, तो आपको कैसे पढ़ना है उसके अपन को बात करनी है। तो आपको पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए भाई, सेल्फ सी बात है कि जब आप खुद करेंगे, आपका दिमाग खुद करेगा, तो ही आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठनी है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई टीचर्स बार बार समझा रहा है किसी टॉपिक को और बच्चा उस टॉपिक पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो टीचर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो पहले तो आपको जो है सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेज करना चाहिए कि मुझे पर डे 1 से 1.5 घंटा हर सब्जेक्ट को, या 1 से 1.5 घंटा भी नहीं होता है, क्योंकि जो न्यू साइंस में आते हैं तो वो कम से कम भाई महीना भर तो ढलने में लग जाते हैं, दूसरा महीना माहौल समझने में लग जाता है, तीसरा महीना जो है वो क्लास में किसी इतर फितर बच्चों के संपर्क में आ जाते हैं, तो या तो वो टीचरों से जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, या फिर वो खुद ही किसी अलग फील्ड में ही काम कर रहे होते हैं, तो वो सब्जेक्ट से भटक जाते हैं। इसीलिए आप लगभग जो है 1-1.5 घंटा जो है आप हमेशा थोड़ी सी पढ़ाई करें। जब आप 1-1.5 घंटा पढ़ाई करेंगे तब आपको फिक्स सी बात है कि आपको कुछ चीज़ें आपका माइंड ऑटोमेटिकली बता देगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा माइंड कैसा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो हर बच्चा इम्प्लीमेंट करे ही, डिपेंड करता है कि बच्चे का माइंड कैसा है और वो उसमें कैसे सेट होगा। क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल जो होता है उसमें हर अलग अलग स्टोरेज होता है, और उस स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम उसमें जो स्टोरेज कार्ड डालते हैं। तो ये थोड़ी होता है कि हम स्टोरेज जो है 8 GB का है और हम उसमें 28 GB। हाँ, मस्तिष्क एक ऐसी चीज़ है, माइंड एक ऐसी चीज़ है आपका कि आप उसका स्टोरेज एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं, आप एक्टिविटीज से बढ़ा सकते हैं, आप उसको टाइम देकर उसका जो सोचने की क्षमता है, उसके ग्रहण करने की क्षमता है, या उसमें कोई चीज़ टिके कैसे, उसको आप समझ सकते हैं। उसके लिए या तो आप किसी वीडियो, जैसे आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, या सोशल मीडिया से किसी वीडियो का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छे बच्चों के संपर्क में रह सकते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुन सकते हैं, अच्छे जो मोटिवेटेड जो राइटर्स होते हैं उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, बट अच्छे कॉटेज आप याद करके और अपने जो असेंबली होती हैं उसमें बोल सकते हैं, जिससे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोथ होता है। तो आप लोग पर डे जो है हर सब्जेक्ट को पढ़ें, लेकिन फिजिक्स को आप पढ़ें तो क्या होगा कि एक बार जैसे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल पढ़ाया, एक बार आपको डायग्राम पढ़ाया, मतलब आपको कोई टीचर आपको सिद्धांत पढ़ा के गए हैं, तो एक दिन आपका माइंड तैयार होगा किसी टॉपिक का प्रिंसिपल पढ़ने में, कॉन्सेप्ट पढ़ने में। एक दिन आपको कोई टीचर जो है डायग्राम बना के गए,
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गुरुजी आपको बता के गए हैं कि भाई आप देखिए ये एक प्रतिरोध है। अब आप लोग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो होता है उसको आपने माइंड में बिठा लिया। गुरुजी बता के गए कि ये आपके पास एक एमीटर है, तो ये जो सिंबल है वो आपको माइंड में बिठाने पड़ेंगे। गुरुजी बता के गए कि ये एप्सिलॉन नॉट है और इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो धीरे धीरे ये कांस्टेंट भी आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको वहां पर वैल्यू इनकी पुट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि घंटा, आधा घंटा आपको हर सब्जेक्ट को देना चाहिए, और फिजिक्स को तो आपको देना ही देना होगा सेल्फ स्टडी में। घर पे क्लासरूम में आप दे रहे हैं और घर पे आप थोड़ा सा इस तरह का, या आप हॉस्टल में रहते हैं तो इस तरह का आप एनवायरनमेंट रखें कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है उनके ऊपर फेथ करिए। जो आपकी सबसे पहले, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की टेक्स्ट बुक है और वो जैसे RBSE की है, NCERT की है, CBSE की है, तो आप लोग उस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है उसको देख सकते हैं। अब देखो टेक्स्ट बुक्स चाहे NCERT, CBSE या अलग अलग आपके जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनके अंदर जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट बुक्स पे सबसे पहले फेथ करिए। टीचर्स तो क्लास में पढ़ाते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स को आसान लगने वाली चीज़ें जो है वो छोड़ देते हैं, और ऐसे में बच्चे जो है, क्योंकि टीचर्स हमेशा टॉपिक पढ़ाते हैं तो उनको लगता है कि ये इजी है और बच्चे कर लेंगे, पर वो बच्चों से होता नहीं है। और मेन एग्जाम में मान लीजिए कि वो आ गया, जैसे किसी टीचर्स ने ये कहा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। अब थ्योरिकली पोर्शन है और टीचर्स ने सोचा कि भाई, और हो सकता है बच्चों ने उस समय कह ही दिया होगा कि नहीं सर ये हम देख लेंगे, और वहाँ पर वो 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया और बच्चों ने ध्यान दिया नहीं और वो 1 नंबर डिलीट हो गया। कंपटीशन में कहीं पर ये चीज़ आ गई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए आप अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़िए, और पढ़िए कब, जब आप क्लास में जाते हैं उससे पहले उसको थोड़ा सा पढ़ के जाइए, डायग्राम को देख के जाइए, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी देख के जाइए, समझने की कोशिश मत करिए क्योंकि ऐसे सीधा समझ में नहीं आएगा। फिर आप जो पढ़ के आते हैं, क्योंकि अपनी लगता है कि क्लास में तो टेक्स्ट बुक्स नहीं ले जाते, नोट्स ही लिखा देते हैं सर, फिर आप जब आप अपने रूम पे आते हैं, घर पे आते हैं, तब तो आप उसको ज़रूर देखें। अब जब आप का जो टेक्स्ट बुक है उसको आप पढ़ें, क्योंकि कई बच्चे पहले ही रेफरेंस बुकें जो है वो ले लेते हैं, कहीं बाहर से नोट्स ले आते हैं, तो लाने से नहीं होता। जब तक आप अपना टॉपिक क्लास में नहीं समझेंगे तब तक वो टॉपिक आपके माइंड में नहीं बैठेगा। और आप डेट लगाकर जब वो टॉपिक लिखते हैं, तो जब आप कई बार रिवीजन करते हैं और कई बार आप एग्ज़ाम में बैठकर सोचते हैं कि यार हाँ, ये उस तारीख को इतनी बजे सर ने बताया था कि विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो आपके वो खटाक बिंदु दिमाग में आ जाएगा। आपके जैसे पूछा कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, तो आपको वो चीज़ खटाक दिमाग में आ गई, आप वहाँ से उसको लिख दिया, पर आपने बोर्ड पे उसको देखा, आपकी नोट्स की कॉपी में उसको लिखा, फिर आपने घर जाके उसको रफ कॉपी में और समझा, फिर आपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया। तो एक टॉपिक को अगर आपने एक टेस्ट में 3-4 बार देख लिया तो एक टॉपिक का लगभग पूरे सीजन में 2-4 बार टेस्ट हो ही जाता है। तो 8-10 बार जब हम लोग देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो इस तरह से काम करता है कि एकदम सटीक जैसे ही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि फिजिक्स में ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कई बार अपन को क्वेश्चन आता है लेकिन बोर्ड इस तरह से पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम इस तरह से पूछ लेता है कि हमें समझ ही नहीं पाते कि इसमें पूछा क्या है, और फिर हम लोग आते हुए भी क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं, कारण कि हमारा उस टॉपिक पर एक्सरसाइज नहीं था। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स पर फेथ करना चाहिए। हाँ, अपने टीचर्स के नोट्स पे फेथ करिए,
क्लास में फेथ करिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, पर आपको टेक्स्ट बुक्स पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को एकदम एक्टिव होकर क्लास लेनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप लोग भाई एकदम एनर्जी लेस रहें और जब आपके पास टारगेट होगा तो आप एनर्जी लेस होंगे ही नहीं, आप एनर्जी से एकदम भरपूर होंगे, क्योंकि आप एक एक घंटा गिनेंगे, एक एक मिनट गिनेंगे कि आज की इस मिनट में हमने क्या किया, आज की इस मिनट में हमने कितना काम किया। तो आप लोगों को वो चीज़ करनी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने आज के फिजिक्स के पीरियड में क्या पढ़ा, आज के फिजिक्स के पीरियड में आपने क्या पढ़ा, मान लीजिए आपने फिजिक्स के पीरियड में आज जो है डाइपोल पढ़ा, तो आपको एकदम जैसे डाइपोल पढ़ाया, फिर आपके उसके अक्ष पर सर ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताई या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताई। तो जब आपका एक एक टॉपिक, और ऐसे अगर मान लीजिए आप लोग क्लास नहीं लेते हैं या फिर आपके टीचर्स डिस्टर्ब चलते हैं, तो फिर वो कोर्स तो होता ही है, लेकिन वो कोर्स एक बहुत कम समय में हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है एक्टिव होकर क्लास में रहना चाहिए, एनर्जेटिक होकर रहना चाहिए। जब सर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए, सर की बात पे होना चाहिए। और अगर मान लीजिए सर टॉपिक से हटकर बात भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैरियर आपका है, आपको कह देना चाहिए कि सर देखिए ये हमें अभी अपने टॉपिक पे ही बात करनी चाहिए, क्योंकि साइंस क्लास का नियम होता है कि अपन को टिप द पॉइंट बात करनी चाहिए। ज़्यादा उपदेश क्लास में काम की चीज़ नहीं है। हाँ, मोटिवेशनल होता है तो वो 5-4-10 दिन से हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन टीचर्स को भी टॉपिक से नहीं हटना चाहिए, और हटे तो बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें जो है एक्टिव होकर क्लास को लेना चाहिए। और जब टॉपिक पूरा हो जाए तो आप अपना हैंड्स अप करके और सर से आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो क्वेरी है, वो दोबारा पूछ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप चलते क्लास में बच्चों के बीच में आप बोल बोल के टीचर्स को भी परेशान करें, उससे पढ़ाने वाले सर भी डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है ना क्लास में एकदम एक्टिव रहकर इस काम को करना चाहिए। आपको जब कॉपी जांच कराने की बात हो तो एकदम पहले जा कर के सर मेरा देखिए नोट्स कैसे छाप रहा हूँ, मैं किस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ। जब भी आपकी क्लास फ्री मिली आपको तो आप गए क्लासरूम में बोर्ड पर और आपने बच्चों को कहा कि चलिए दोस्तों हम आपको कुछ समझाते हैं। और आपने मान लीजिए कल ही सर ने कोई टॉपिक पढ़ा के गए थे, मान लीजिए विस्टोनी ब्रिज, आपने विस्टोनी ब्रिज को बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिया 8-10 मिनट में। अब उससे फ़ायदा हुआ क्या कि उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपके माइंड पर एक प्रेशर आया कि कहीं मैं बोर्ड पे गलत नहीं कर दूं। इस वजह से माइंड ने आप 100% वर्क किया, और उस 100% वर्क की वजह से वो टॉपिक आपके माइंड में घर कर गया, बैठ गया वो टॉपिक। अब आप उसे ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। इसलिए आपको समझाने की भी एक कला होनी चाहिए। आप जब भी टाइम मिले आप अपने टॉपिक को बोर्ड पर एक्सप्लेन करें। एक्टिव रहें क्लास में जाने से पहले, क्लास में आने से और जाने से का जो टाइम होता है उसमें हर समय आपको एक्टिव और चौकस रहना चाहिए और सीरियस भी रहना चाहिए। फिर आप क्या करें कि जब आपके पास ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो देखो थ्योरी पढ़ी आपने क्लास में, डायग्राम बढ़िया तरह से बनाए। फिर फिजिक्स में सबसे मोर इम्पोर्टेंट चीज़ आती हैं कि बुक्स के एग्जाम्पल आपको करने चाहिए। जो चैप्टर खत्म हो गया तो फिर उसके उदाहरण जिसको हम लोग बोलते हैं, आपकी किताब में बीच बीच में छपे होते हैं 1.5, 1.1, 1.9, 1.7। तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है, क्योंकि टीचर्स तो बहुत से टीचर्स इसको करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोर्स का लोड होता है। अब लोड मैनेजमेंट की तरफ से होता है या वो अलग चीज़ है, और वो टीचर्स बच्चों को सॉ नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि लोड कहाँ से है, और उसके एवज में हम लोग बहुत सी चीज़ें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स जो है वो बीच के टेक्स्ट बुक के करने ही चाहिए। फिर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो उसको पढ़िए, उसके एग्जाम्पल कीजिए, पर आपको
जब भी आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है आप एग्जाम्पल खुद करिए। हाँ, एग्जाम्पल में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप अपने टीचर्स को पूछिए। तो इसीलिए आप लोग, हाँ, टीचर्स के भरोसे मत रहिए कि सर करवाएंगे तो ही करेंगे। इसीलिए आप लोगों को एग्जाम्पल करने ज़रूरी होते हैं जो पाठ में बीच में वो आते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि फिजिक्स से उस पर कोई असर नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश मीडियम में हैं या हिंदी मीडियम में हैं। आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखना है तो ये तो आपको हिंदी मीडियम वालों को भी वही लिखना है और इंग्लिश मीडियम वालों को भी वही लिखना है। आपको मान लीजिए क्यू की कोई वैल्यू लिखनी है IT, तो भी आप, हाँ, लैंग्वेज बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, पर अब तो आपको पता है नेट और ये सब काफ़ी कंपटीशन हिंदी मीडियम में भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें पता करनी चाहिए। फिर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं तो उस प्रॉब्लम के लिए आपको टीचर से एकदम गुड फेथ के साथ, एक अच्छी किस्कीप के साथ, एक अच्छे बिहेवियर के साथ आप टीचर्स को पूछिए, भिड़िए मत। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है अपने टॉपिक को लेकर इतने सीरियस होते हैं कि हम टीचर से भिड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग एक पोलाइट वे में, क्योंकि एजुकेशन जो आपकी, और ख़ासकर फिजिक्स में जितनी ज़्यादा कंसंट्रेसी स्टूडेंट की होती है या टीचर्स की होती है, उतना ही ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। पर कई बच्चे तो केवल क्लास में टीचर्स को डिस्टर्ब करने के लिए बैठे रहते हैं, उनसे पढ़ाई से उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने साइंस ली है। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई टेस्ट देकर साइंस ली है, उन्होंने बस घर वालों ने खुद ने सोचा और 60% ही उनके हैं और उन्होंने साइंस ले ली और वो भी मैथ ले ली। तो फिर उनको परेशानियाँ, फिर स्टार्ट में सोचते हैं कि 11 तो ऐसे ही है, 7-8 महीने निकल गए ऐसे मस्ती मस्ती में, क्योंकि 10th में उन्होंने बोला कि घर वालों ने कभी मेहनत करो, तो इन्होंने सोचा कि नॉन बोर्ड है इस साल, तो उन्होंने 11वीं ऐसे निकाल दी। फिर 12वीं में जब प्रेशर आया तो वो पूरा फ्रस्ट्रेशन जो है उन बच्चों ने टीचर्स पे निकालना शुरू कर दिया, स्कूल्स मैनेजमेंट पे निकालना शुरू कर दिया, और फिर पेरेंट्स पर, क्योंकि पहले टीचर्स आते हैं और पेरेंट्स में जब ये फ्रस्ट्रेशन निकलता है तो आपको पता ही है कि बच्चों में और पेरेंट्स में दूरियां पैदा हो जाती है, फिर बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते और न पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर आप टीचर से हेल्प ले ही लें। आजकल यूट्यूब और बहुत सी एप्लीकेशन हैं, उनको भी आप अपने दिमाग में रखें, क्योंकि मोबाइल का यूज जो है वो ज़रूरी भी है, पर कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। तो इसीलिए आपको यूट्यूब पर कई ऐसी एप्लीकेशन हैं, उनसे आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, आप कुछ और भी मोटिवेटेड चीज़ें जान सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को फिजिक्स बढ़िया तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम होता है वही इंसान को आगे बढ़ाता है। और अगर आप विदाउट सिस्टम कोई काम कर रहे हैं तो आप कुछ दिन के लिए तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस तरह से इस चैनल पे फिजिक्स से रिलेटेड सब बातें आपके सामने आती रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।